नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने संचार और जनसंचार के बारे में पढ़ा था। किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार है और किसी संचार के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, क्योंकि माध्यम के बिना किसी भी संचार का संचरण संभव नहीं है। तो विभिन्न जनसंचार माध्यमों को दो भागों में बांटा गया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आज की कक्षा में हम विशेष रूप से प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं। प्रिंट मीडिया से तात्पर्य है छपाई वाले संचार माध्यम। इन्हें मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्रिंटेड फॉर्म में, छपे हुए रूप में प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और इश्तहार आदि प्रिंट मीडिया के उदाहरण हैं। आप चित्र में देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं में छपे हुए समाचार पत्र। ये मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? समाचार पत्र जब हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाता है तो उससे पहले किन किन रूपों में या किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यही इसका पहलू है। तो समाचारों का संकलन, सबसे पहले समाचार संवाददाताओं के द्वारा संकलित किए जाते हैं, फिर उनका संपादन होता है, उनकी त्रुटियों को हटा करके निकाल करके उन्हें छपने योग्य बनाया जाता है, फिर वो प्रिंटेड होते हैं और हमारे हाथ में पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो समाचार किसे कहते हैं? हर एक घटना को हम समाचार नहीं कह सकते। तो समाचार की परिभाषा देख लीजिए। किसी भी घटना, विचार या समस्या का तथ्यपरक ताज़ा विवरण जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार कहलाता है। समाचार के लिए ज़रूरत है कि उसे न्यू होना चाहिए। न्यू है इसलिए न्यूज़ है। और सामान्य सी घटना को हम समाचार नहीं कह सकते। अब समाचार का संकलन करने का काम, समाचार में जिन लोगों की ज़रूरत होती है, जो लोग लगे रहते हैं, उनमें पत्रकार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है, समाज के प्रति उसका दायित्व बहुत बड़ा होता है और समाचारों को संकलित करने का कार्य संवाददाता करते हैं। नारद जी को भारत का प्रथम समाचार वाचक माना जाता है। परीक्षाओं में एक आध बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो आप लिखेंगे देवर्षि नारद। अब पत्रकार का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि समाज को उन सूचनाओं से रूबरू कराए जो समाज में घट रही हैं। अब उसके लिए पत्रकार की 4 वैसाखियाँ होती हैं। वैसाखियाँ, जैसे वैसाखी मदद करती है चलने में, जो पंगु व्यक्ति होते हैं, अपंग होते हैं, तो उसी तरह से पत्रकार की मदद के लिए 4 वैसाखियाँ हैं: सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। कहने का तात्पर्य है कि पत्रकार के द्वारा दी गई जानकारी सच्ची होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें नरों कुंजरों वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर पत्रकारों के प्रकार कितने हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। अब पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहेंगे? वे पत्रकार जो किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, पूर्णकालिक या स्थायी पत्रकार कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये समाचार पत्र के या उसके संगठन के नियमित कर्मचारी, रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं
और उसके लिए उन्हें वेतन मिलता है, और ये उसी समाचार पत्र के लिए लिखते हैं, काम करते हैं जिसमें इनकी नियुक्ति हुई है। अंशकालिक पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए दिए गए काम के अनुसार निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं, अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। अंशकालिक यानी पार्ट टाइम, और इन्हें स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है स्ट्रिंगर किसे कहते हैं, तो विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंगर अंशकालिक पत्रकार को ही कहते हैं। अगर स्ट्रिंगर पूछा जाए तो आप अंशकालिक पत्रकार की परिभाषा को ही वहां लिखेंगे। अगला है स्वतंत्र पत्रकार, इसे फ्रीलांसर भी कहते हैं। वे पत्रकार जो किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होते और भुगतान या मांग के आधार पर एक से अधिक अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं, स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। इन्हें फ्रीलांसर भी कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये फ्री होते हैं, कई एक अखबारों में लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। अब ये स्वतंत्र पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और पूर्णकालिक पत्रकार जब अपना काम करते हैं तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इनका कार्यक्षेत्र बटा रहता है। तो जो इनका कार्यक्षेत्र है उसे बीट कहते हैं। अब बीट को जान लीजिए, अक्सर परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि बीट किसे कहते हैं। कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आया है। तो बीट का अर्थ है लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर कार्य विभाजन बीट कहलाता है। जैसे अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, अर्थ जगत, ये अलग अलग बीट कहलाते हैं। तो हर पत्रकार की एक रुचि होती है, उसकी रुचि के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसे एक क्षेत्र दे दिया जाता है कि इस क्षेत्र की पत्रकारिता तुम्हें करनी है। तो वो जो लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र होता है उसे बीट कहते हैं। हर पत्रकार अपने बीट से जानकारी पहुंचाता है। द्वारपाल, द्वारपाल गेट कीपर। जैसे द्वारपाल या गेट कीपर, आपने देखा होगा कि पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही प्रवेश की अनुमति देता है। उसी प्रकार अखबार में भी प्रकाशित होने वाली सामग्री की जांच होती है, और ये जांच कौन करते हैं? गेट कीपर कहते हैं। तो द्वारपाल से क्या तात्पर्य है? द्वारपाल से तात्पर्य है प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण, उसकी सतत निगरानी एवं उस पर नियंत्रण रखना। समाचार पत्रों के संपादक, उपसंपादक, सहायक संपादक आदि ही तय करते हैं कि कौन सी सामग्री छपेगी। और ये जो द्वारपाल होते हैं सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार संहिता आदि मूल्यों की रक्षा करते हैं। बिना संपादकों के निर्णय के कोई भी सामग्री समाचार पत्र में छप नहीं सकती है। संपादन और संपादक। प्यारे बच्चों, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का मेरुदंड माना जाता है। संपादकीय विभाग किसी भी समाचार पत्र का मेरुदंड, बैकबोन माना जाता है। जैसे किसी वाहन को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से एक अखबार या पत्रिका को चलाने के लिए संपादक की जरूरत होती है। और संपादक को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी अखबार के संपादकीय कार्य का निर्देशन और बारीकी से निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ही संपादक कहा जाता है। संपादन से जुड़े लोगों में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए। वे कौन से गुण हैं? पत्रकारिता के प्रति रुचि, तेज नजरिया, लेखन क्षमता, वर्तमान राजनीति और सामाजिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए,
प्रेषण संप्रेषण कला, उत्तम संप्रेषण कला, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता और दीर्घकालीन अनुभव होना चाहिए, एक लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और संपादक भी कई तरह के होते हैं, संपादक, उपसंपादक, सहायक संपादक, मुख्य संपादक, कई एक होते हैं। तो उपसंपादक का क्या कार्य है? उपसंपादक का कार्य है खबरों का चयन और छांटने में मुख्य संपादक की मदद करना, सामग्री का पुनर्लेखन और भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करना, अमुक समाचारों की हेडिंग देना, जो समाचार छपने वाले हैं उनकी हेडिंग कौन सी होगी जो आकर्षक लगे, ये सारा कार्य उपसंपादक संपन्न करता है। और मुख्य संपादक, मुख्य संपादक के क्या कार्य है? संपादकीय तैयार करना, संपादकीय पृष्ठ का चयन करना कि संपादकीय किस समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर छपेगा ये बताना, लीड समाचारों का चुनाव करना और पत्र की प्रकाशन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना। क्योंकि मुख्य संपादक की मुख्य संपादक समाचार में जो भी खबरें छपनी है या समाचार पत्र का जो प्रकाशन होना है उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। अब संपादकीय तैयार करना भी आपने देखा मुख्य संपादक का काम है। तो संपादकीय कहते किसे हैं? तो किसी घटना या विषय पर समाचार पत्र की राय, संपादक मंडल के द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहते हैं। इसे समाचार पत्र की आवाज़ भी कहा जाता है। आप देखते होंगे कि समाचार पत्र पर जहां संपादकीय छपा होता है, संपादकीय में किसी का नाम नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यह है पूरे समाचार पत्र की आवाज़ होती है, किसी व्यक्ति विशेष का लेख नहीं होता है, इसलिए संपादकीय में किसी का नाम नहीं दिया जाता है। और संपादकीय पृष्ठ का बड़ा महत्व है। संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पर संपादकीय छपता है, विशेषज्ञों के लेख छपते हैं और संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी इसी पृष्ठ पर छपते हैं। संपादक के नाम पत्र में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो भी संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है संपादकीय पृष्ठ। डेडलाइन एक पारिभाषिक शब्दावली है। डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार छपने के लिए समाचार लेने की अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। उसके बाद की जो खबर होगी वो बासी हो जाती है, फिर वो छपने योग्य नहीं मानी जाती है। तो डेडलाइन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, मुद्रित माध्यमों की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ उसकी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं क्या है, आइए इसे हम देख लेते हैं। इनमें स्थायित्व होता है और इन्हें सुविधानुसार कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मुद्रित माध्यम स्थायी होते हैं, सुविधानुसार कहीं भी हम उनको पढ़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि लाइट नहीं है तो टेलीविज़न नहीं चलेगा, परंतु अगर हमारे हाथ में कोई पुस्तक है, समाचार पत्र है, तो हम उसे दिन के उजाले में भी पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा अनुशासित और शुद्ध होती है क्योंकि लिखित माध्यम है और लिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार व विश्लेषण का माध्यम है। इसको पढ़ने के पश्चात व्यक्ति उस पर चिंतन मनन कर सकता, फिर उसे बार बार उसे पढ़ सकता है। तो ये मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। और जिसमें गुण है तो कुछ उसके अवगुण भी होते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या है, इसके दोष क्या है, इसे देख लीजिए। मुद्रित माध्यमों की जो सीमाएं हैं, निरक्षर लोगों के लिए यह बेकार माध्यम है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए बिल्कुल बेकार है।
और यह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित करने में असमर्थ है। आज जो अखबार में आया है और तुरंत कोई घटना घटी है तब वो अगले दिन ही छप के समाचार पत्र में आएगा। इसमें स्पेस और शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो एक डिमेरिट है, अवगुण है, कि इसमें एक बार छप जाने के बाद अशुद्ध सुधार नहीं किया जा सकता। इसकी अशुद्धियों को हम सुधार नहीं सकते, अगले दिन ही संशोधन छप सकता है। तो ये गुण और दोष रहे। मुद्रित माध्यमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक छापाखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। और भारत में पहला अखबार बंगाल गजट, और इसे निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकी को जाता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण तथ्य। तत्त्वं पूषन् नपावृणु केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस उद्देश्य वाक्य के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।